हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम 7वें चरण के मतदान को लेके चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ हैं तनवीर आजम जी। आज हम बात करेंगे कि 7वें चरण का जो चुनाव है वो उस चुनाव में किस गठबंधन का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखता नज़र आ रहा है। सर क्या कहेंगे? देखिए आदित्य, 7वें चरण का चुनाव है, आखिरी चरण का चुनाव है और इसके लिए प्रचार आज थम जाएगा। उसके बाद शनिवार को मतलब जून 1 को 7वें चरण की वोटिंग होगी। 7वें चरण में 57 सीटें हैं और दोनों एनडीए ब्लॉक और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चरण है। मेरे ख्याल से एनडीए के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बीजेपी के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार जो यहाँ पे चुनाव हुए थे इसमें 57 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वो और बीजेपी ने खुद अकेले अपनी, उनके सहयोगी ने भी सीटें जीती थी और बीजेपी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। जैसे उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पे चुनाव होने हैं इस चरण में, उसमें 13 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2 सीटें उनके जो अपना दल हैं जो अनुप्रिया पटेल की, उन्होंने जीती थी और 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी की इसमें गई थी, मऊ घोसी और गाजीपुर वाली। तो ये मतलब उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 13 सीटें बहुत होती हैं। 8 सीटें बिहार की हैं और उस 8 सीटों पे भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। तो इस तरीके से, और दूसरी तरफ जो इंडिया ब्लॉक है जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी सब हैं, उनका ये है कि हमें इस चरण में किसी भी तरीके से मतलब पिछले बार से ज़्यादा सीटें जीतनी हैं। प्लस बंगाल की सीटें हैं, बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच बहुत टाइट फाइट चल रही है। बीजेपी ने अभी मतलब मोदी, अमित शाह सब ने रैलियाँ की हैं अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा। प्लस जो पूर्वांचल की सीटें, उत्तर प्रदेश की जो 13 की 13 सीटें हैं वो पूर्वांचल में आती हैं। पूर्वांचल में बहुत रैलियाँ हुई हैं अभी पिछले 4-5 दिनों में। अमित शाह जी, मोदी सब ने रैलियाँ की हैं। और अगर आपको याद हो तो अमित शाह ने और इवन बीजेपी ने कुछ सपा के कुछ लीडरों को अपनी तरफ किया, नाराज राय को अपनी तरफ किया, जो सपा के कद्दावर लीडर समझे जाते हैं। मतलब वो सपा से नाराज़ चल रहे थे क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद वो बीजेपी में आ गए हैं। कल ही की बात है ये। मुझे लगता है कि ये जो चरण है, ये अगर इसको हम ऐसे कहें कि इस चरण से मतलब किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी उसका फैसला थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, तो वो गलत नहीं होगा। अगर बीजेपी अपना पिछला वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाती है तो वो बीजेपी के लिए ये चरण फिर एक मुश्किल भरा चरण हो जाएगा। और अगर वो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक अगर अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करती है तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये। अब 13 सीटें हैं यहाँ की, पंजाब की 13 की 13 सीटें इसमें हैं। पिछले बार कांग्रेस ने पंजाब में 8 सीटें जीती थी और 1 सीटें आम आदमी पार्टी की थी और बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने बाकी सीटें जीती थी। इस बार जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में तो साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो अलग लड़ रहे हैं। और वहाँ पे अलग इसलिए भी लड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस जो वहाँ पे है, वहाँ की जो कांग्रेस की जो लोकल यूनिट थी, मतलब पंजाब कांग्रेस जो थी, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हम आम आदमी पार्टी के साथ जाएं, क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे पिछले बार से भी। और उनकी उम्मीदें जो है वो इस बात पर टिकी हैं कि आम आदमी पार्टी जो कि अभी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में है, उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी है। प्लस शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का वहाँ पे जो भी, तो बीजेपी का तो काफ़ी कम जनाधार है, शिरोमणि अकाली दल का जनाधार फिर भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है अगर बीजेपी से कंपेयर करो तो उनका ये था कि ये सबका जनाधार घट रहा है, आम आदमी पार्टी भी वोट लूज़ करेगी तो हमें फ़ायदा होगा। पंजाब में ऐसे भी बीजेपी को लेके लोगों में बहुत अच्छी वो नहीं है, क्योंकि वो जो पूरा किसान आंदोलन हुआ, है। हाँ, बिहार में आप देखें तो बिहार में बीजेपी अच्छी स्थिति में है, लेकिन इस बार अब जैसे पाटलिपुत्रा की सीट है, अगर एक सीट की बात करें जहाँ से मीसा भारती पिछले 2 बार से हारी हैं रामकृपाल यादव से, जो कभी लालू के बहुत करीबी थे। मीसा उनको चाचा बोलती, लालू के बच्चे उनको चाचा बोलते थे। उन्होंने पार्टी छोड़ी, वो बीजेपी में गए। पिछले बार भी उन्होंने मीसा भारती को हराया, उससे पहले भी हराया था। उससे पहले जब से ये सीट बनी है पाटलिपुत्रा की, 3 बार चुनाव हुए हैं। एक बार लालू यादव हारे, 2 बार मीसा भारती हारी। इस बार लेकिन पाटलिपुत्रा का, और जो हार है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं है, 25-30 हज़ार वोटों के मार्जिन से है। इस बार लालू परिवार ने बहुत मेहनत की है उस सीट पे, और लालू खुद भी गए परसों, खुद भी रैली की, जबकि उनको मतलब मना है, हेल्थ कंडीशन, लिवर और किडनी और इन सब के इश्यूज़ हैं, उनके डायबिटीज़ है उनको, तो उन्होंने ज़्यादा कैंपेनिंग नहीं की है। अगर आप देखेंगे तो सारण में वो जो उनकी दूसरी पुत्र जो लड़ रही थी, रोहिणी आचार्य, उनके लिए उन्होंने इस तरीके से कैंपेनिंग नहीं की थी। एक दिन गए जब उनका पर्चा भरा जा रहा था, लेकिन
मीसा वाली सीट पे उन्होंने बहुत देर तक वो स्टेज पे भी गए और वो रथ जो उनका जो भी गाड़ी में बोले उसमें वो गए, लोगों से मिले। तो ये सीट फिर राहुल गांधी भी वहाँ गए, अभी परसों की बात है, राहुल गांधी भी मीसा के प्रचार में गए। तो मतलब ये एक सीट की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मतलब अपोजिशन जो है वो इस बार पटना की सीट है, हाँ, और वो फाइट बहुत अच्छी चल रही है। तो ये जो चरण है जो जिसमें 57 सीटें हैं, अपने तौर पे बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी, पूरी मतलब जिसको ये ताकत झोंक दी, और हर तरह के से ये वो इसमें देखिए बहुत सारी सीटें, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें जैसे घोसी, बलिया, रॉबर्ट्सगंज, महाराजगंज, आपके वाराणसी, ये सब इस फेज में ही आने हैं, गोरखपुर, तो हाई प्रोफाइल हाँ। और इसमें लेकिन मैं कल देख रहा था और बहुत स्मार्ट जो डिसीजन जो इस बार उधर से लिया गया, अखिलेश यादव की तरफ से लिया गया, उन्होंने टिकट्स बड़े सोच समझ के दिए। उन्होंने ऐसा नहीं है कि यादव को टिकट दे दिया या SC ST को दिया, नहीं, उन्होंने गाजीपुर से किसको टिकट दिया, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को। उसी तरीके से उन्होंने जो बलिया की सीट है वहाँ से उन्होंने एक फॉरवर्ड को उतार दिया। तो ये सब उन्होंने एक बातें तो PDA की कर रहे थे, लेकिन सीट जो टिकट का बंटवारा है उन्होंने बहुत स्मार्टली किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने कुछ सीटों पे यहाँ पे कैंडिडेट देने में थोड़ी मतलब उनसे गलती हुई है, और लोकल जो लोग हैं वो थोड़े से नाखुश हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जो बहुत कम अंतर से जिनका फैसला, देखिए लोकसभा में 1 लाख के अंतर को मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता। आप जानते हैं लोकसभा में बहुत वोट होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अंतर भी ज़्यादा रहता है। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 से 20 लाख वोटर होते हैं, उसमें से 1 लाख का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, विधानसभा हो तो 50,000 1 लाख का अंतर काफ़ी बड़ा अंतर समझा जाता है। तो एक बहुत बेहतरीन चुनाव हमने मतलब देखने को मिला है, बिल्कुल उसकी उम्मीद नहीं थी। और ये जो 7वां चरण है ये भी अपने आप में मतलब इसकी भी कुछ ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन किस, मतलब एक होता है ना वन साइडेड। बिल्कुल। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसा आपका जो सवाल था उस पर अगर हम वापस आएँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 57 सीटों में से मुझे लगता है कि बीजेपी और NDA उनको अपर हैंड है। मतलब वो शायद थोड़ा सा एज है, हाँ एज है, पिछले बार जितनी सीटें ना निकाल पाए, शायद बिहार में 1 आध सीट 2 सीटों का नुकसान हो जाए। उत्तर प्रदेश में मैं बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देखता, मतलब 13 सीटें हैं। सर 2 सवाल मैं इसमें जल्दी से मैं रखना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो सियासी समीकरण है वो काफ़ी बदलते नज़र आ रहे हैं 2019 से। जैसे कि अगर पंजाब की हम बात करें तो अकाली और बीजेपी का जो अलायंस था वो फिलहाल नहीं है। यूपी की बात की जाए तो BSP और SP दोनों 2019 में दोनों साथ थे, लेकिन अभी सपा जो है वो कांग्रेस के साथ है। और दूसरा सवाल ये है कि हिमाचल की जो राजनीति है वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस काफ़ी दबदबा देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखिए, जो उत्तर प्रदेश में ये जो मैंने आपको जैसे बताया 13 सीटें में 2 सीटें ही मतलब बीजेपी और NDA हारी थी, वो दोनों सीटें मायावती की BSP ने जीती थी। लेकिन वो BSP और इस बार की BSP में अंतर है। BSP उतने जोश से लड़ नहीं रही। जो फाइट है यूपी में वो सीधा डायरेक्ट फाइट है, मैं ये कहता हूँ बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के बीच में, या NDA या इंडिया ब्लॉक के बीच में। तो ये मतलब समीकरण बदल गए। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया क्योंकि उनको पता था कि किसान आंदोलन की वजह से हम अगर बीजेपी के साथ जुड़े रहें तो हमारा जो जनाधार बच गया है थोड़ा बहुत वो भी खत्म हो जाएगा। शिरोमणि अकाली दल के गांव में अच्छी पकड़ है, गांव के लोग बहुत नाराज़ हैं बीजेपी को लेके, तो इसलिए वहाँ पे बीजेपी को भी थोड़ा लॉस होगा। हालांकि बीजेपी ने अमरिंदर सिंह और भी कांग्रेस के कुछ लीडर वगैरह को अपनी तरफ लाया है, लेकिन उसका कितना असर होगा मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत ज़्यादा असर होगा। जो आप बात कर रहे हैं हिमाचल की, हिमाचल में 4 सीटें हैं। मुझे लगता है कि मतलब हमीरपुर और कांगड़ा वगैरह जो भी 3 सीटें हैं उस पर बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे बस एक सीट पे फाइट दिख रही है, मंडी की सीट पे, जहाँ पे कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच में लड़ाई है। और ये लड़ाई इसलिए इंटरेस्टिंग हो गई क्योंकि उधर से विक्रमादित्य सिंह है। अदरवाइज अगर कोई और कांग्रेस का लीडर होता तो शायद कंगना बहुत आसानी से जीत जाती। और कंगना इसलिए नहीं जीतेंगी क्योंकि वो कंगना है, कंगना इसलिए जीतेंगी क्योंकि वो वहाँ पे मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं, मोदी के लिए उन लोगों के मतलब दिल में अभी भी प्यार है, तो वो मोदी के नाम पे ही जीतेंगी। तो हिमाचल में 1 आध सीट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस निकाल पाएगी। पंजाब में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, अगर वो 8 भी मेंटेन कर लेती हैं तो बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल मुझे लगता है कि 57 में से ज़्यादा सीटें 2, 4, 5 सीटें ही ज़्यादा हो, लेकिन हाँ NDA का मतलब पलड़ा फिर भी भारी है। जी बिल्कुल। आप देख रहे थे 7वें फेज़ को लेके हम चर्चा कर रहे थे कि कौन सा गठबंधन कहाँ स्टैंड कर रहा है, और इसी तरह DNA के साथ बने रहिए। शुक्रिया।